नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे लेकिन एक बड़ी खबर की, और खबर यह है कि महाराष्ट्र में सोयाबीन किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ है और कुछ कंपनियों ने सोयाबीन किसानों को नकली सोयाबीन की बीज बेचा है। और जिन इलाकों में किसानों ने इस बीज को बोया, वहां पर पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई, ऐसी खबरें आ रही हैं। और अब ऐसे में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। एनसीपी ने भी कार्रवाई की मांग की है और खुद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी जांच का भरोसा दिया गया है कि इस पूरे मुद्दे में जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं महाराष्ट्र सीएसीपी के पूर्व चेयरमैन पाशा पटेल साहब और साथ ही सोपा सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डीएन पाठक साहब हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। पाशा पटेल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, चूंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, आपने किसानों के बीच बहुत काम किया है, सीएसीपी के लंबे समय तक चेयरमैन रहे हैं। ये क्या हो रहा है, कितना बड़ा धोखा है फार्मर के साथ? आप बताइए। किसान अपनी खून पसीने की कमाई खेती में लगाते हैं और उन्हें नकली बीज बेच दिया जाता है। क्या ग्राउंड इंफॉर्मेशन है आपके पास? ग्राउंड इंफॉर्मेशन ऐसा है कि यहाँ पे महाराष्ट्र के सारे जिलों में इस साल मृग नक्षत्र की सोइंग हुई है। बहुत बरसों के बाद पहली बार इतना अच्छा सीजन किसानों को मिला था। सारे किसानों ने अपनी बुआई शुरू कर दी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमको जो सीड मिला है यहाँ के किसानों को, वो सारे का सारा सीड 50% से भी ज्यादा सीड बोगस निकला है। क्योंकि लास्ट ईयर जब सोयाबीन निकालने का समय था तब बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी और ये सोयाबीन भीग गया था। तो आशंका तो लास्ट ईयर से ही ऐसी थी कि अगले साल इसका सोयाबीन के सीड का प्रॉब्लम तैयार होगा। कुछ इंडस्ट्री वालों ने और कुछ अच्छे जानकार लोगों ने ये कहा था कि अगले साल बीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। और जहाँ तक उन्होंने सबने कहा था कि अपने घर में जो सोयाबीन रखा हुआ है वही सोयाबीन किसानों ने पेरना चाहिए या उसकी सोइंग करना चाहिए। लेकिन अब जब किसानों को ये बात का पता चला था, तब महाबीज जैसी गवर्नमेंट की कंपनी ने लोगों को सीड दिया कैसे कि सीड देने से पहले उसका सोइंग परसेंटेज क्या है उसकी लैब में टेस्टिंग की जाती है। तो टेस्टिंग करे बगैर बीज दिया गया क्या, या फिर खाजगी व्यापारी जैसे प्रॉफिट की बात करते हैं उसी तरीके से ये महाबीज वो उस तरीके की बात सोची क्या? इसमें कहीं तो भी ज्यादा इंक्वायरी करना जरूरी है। और ये इंक्वायरी करे बगैर अब किसानों का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इन नुकसान का जिम्मेदार कौन है ये ढूंढना पड़ेगा और किसानों को उसका जो नुकसान हुआ है उन नुकसान के पैसे उसको मिलने पड़ेंगे। मेरी ये मांग है। इस बहाने मैंने कल ही बात की है कि अब किसानों को सीड दे के मतलब नहीं है। क्यों? तो इस बार जो किसानों ने सोइंग किया है उसके साथ में ये जो तणनाशक होता है, जो घास नहीं आना, इसके लिए भी कुछ पेस्टिसाइड स्प्रे किए थे लोगों ने। अब बात ऐसी है कि पेस्टिसाइड स्प्रे करने के बाद दोबारा 15 दिन के अंदर अगर सोइंग हो गई तो फिर सोयाबीन उगने वाला है नहीं। यानी कि सेकंड दोबारा सोइंग करने का जो समय चांस होना चाहिए वो भी चांस इस बहाने किसानों को मिलेगा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में कि अब किसान का खेत काला ही काला रहने वाला है ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए किसानों को आप बीज के पैसे का नुकसान भरपाई मिलने के बजाय उसके खेत में कितना सोयाबीन निकलता था इस सीड पे उतने पैसे उनको मिलना चाहिए।
ऐसे हम मांग कर रहे हैं और किसानों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। सर, हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। जी पाशा जी, आप सुन पा रहे हैं? पाशा पटेल जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क उनसे अभी नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे, लेकिन डीएन पाठक साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और चूंकि आपका एसोसिएशन भी सोयाबीन के लिए काम करता है, क्या आप लोगों ने इस मुद्दे पर कुछ आवाज उठाई है? अच्छा, लगता है अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको एक बार फिर से खबर बता दें। खबर यह है कि महाराष्ट्र में नकली सोयाबीन की बीज की सप्लाई की गई कुछ कंपनियों के जरिए, और इससे जिन किसानों को ये बीज मिला, उन्होंने खेती की, वो खेती फसल बर्बाद हो गई। अब उनको रीसोइंग यानी दोबारा बुआई करनी पड़ेगी। ये बहुत ही एक बड़ा मामला है कि आप सोचिए कि ये जानते हुए कि सीड नकली है, फिर भी किसानों को कैसे दिया गया, टेस्टिंग क्यों नहीं की गई और किसानों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया गया। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब पता नहीं रीसोइंग कितने किसान कर पाएंगे। डीएन पाठक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर, सोपा के ईडी। पाठक जी, आपका एसोसिएशन भी सोयाबीन के मुद्दे पर लंबे समय से काम कर रहा है। क्या आप लोगों को इसकी भनक लगी है और आप लोगों ने इसके खिलाफ कोई आवाज उठाई है, कहीं कंप्लेन किया है? देखिए, इसकी भनक अभी धीरे धीरे लगती आ रही है कि सोयाबीन का बीज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अभी एरिया में शायद उगा नहीं है। ये बड़ी जांच का मुद्दा है। जैसे पाशा पटेल जी ने कहा कि क्या ऐसा बीज दिया गया जो टैग नहीं था, सर्टिफाइड नहीं था। अगर सर्टिफाइड सीड था तो सरकार की एजेंसी जो सर्टिफाई करती है, क्या उसने गलत बीज को सर्टिफाई कर दिया, या जहां बोया गया वहां कुछ प्रॉब्लम हुई। ये सब बड़ी जांच का मुद्दा है। लेकिन ये बात सच है कि अगर किसान के यहाँ सीड उगा नहीं है तो उसको बड़ी नुकसान है। मेरा एक कहना है किसानों से, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोयाबीन की बुआई आमतौर पे अभी हो जानी चाहिए, 10 जुलाई तक हो सकती है। अगर अभी भी महाबीज या जिन्होंने भी सीड सप्लाई किया है तो किसानों को अगर दोबारा सीड दें तो उनके पास रिसोइंग का टाइम है। वो एक बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा ऐसी वैरायटी चूज करें जो कि जल्दी पकती है, अर्ली वैरायटीज को बोलते हैं। तो अगर वो 10 जुलाई तक सोइंग करेंगे तो भी सोयाबीन की फसल अच्छी तरह आ सकती है। और महाबीज को या जो भी जिम्मेवार हैं उनको पूरा बीज किसान को देना चाहिए और तुरंत देना चाहिए। ठीक है। पाशा पटेल जी, मैं आपसे एक सवाल सर और पूछना चाहता हूं, जो कि आपने महाराष्ट्र में लंबे समय तक काम किया है। यहाँ पर बीज वितरण की प्रक्रिया क्या है? क्या जो मैं कभी देख रहा था, करीब 3-4 हजार के आसपास जो सप्लायर हैं वो बीज के हैं यहाँ पर, तो कैसे सप्लाई होती है? क्या डायरेक्ट सप्लाई होती है या जो आपने जिक्र किया कि एक सरकारी कंपनी है उसके जरिए सप्लाई होती है? क्या प्रक्रिया है सर इसकी सप्लाई की? देखिए, महाबीज का ऑफिस है, ये अकोला में है। अकोला में इनका हेड ऑफिस है और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे इसके ऑफिस रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे गोडाउन रहती है और गोडाउन के वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के गोडाउन से ये जो रिटेल शॉप होते हैं, जो प्राइवेट की कोई भी व्यापारी इसका माल वहाँ से ले सकते हैं और ये किसानों को देते हैं। ऐसी ये चेन है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि महाबीज के गवर्नमेंट की एजेंसी रहने के बाद इनका भी बीज खराब हुआ है और प्राइवेट कंपनियों के भी कुछ लोग हैं उनका भी सीड खराब हुआ है। तो ये प्राइवेट रहो या गवर्नमेंट रहो, ये दोनों के भी बहुत कम लोगों के सीड अच्छे हैं, बाकी सारे के सारे खराब हो चुके हैं। एक बात तो होती कि लास्ट ईयर अगर सोयाबीन निकालने के पहले अगर भीग गया है तो तभी कुछ लोगों ने शंका जताई थी कि आगे साल ये चलने वाला है ही नहीं।
जब इतना एक आम आदमी, गांव में के आदमी को अगर ये समझता है कि इस तरीके का सीड अगले साल उगने वाला नहीं है, तो फिर ये गवर्नमेंट कंपनियों ने ये सीड दिया कैसे, ये आया कैसे ये, और इसका जो नुकसान हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा सवाल है पाशा पटेल जी, ये बहुत बड़ा सवाल है जो बात आप कह रहे हैं कि इसके जिम्मेवार कौन है। लेकिन सवाल ये है कि अब मान लीजिए अगर महाबीज को ये मालूम है कि ये या फिर कि फसल की बीज खराब है, या अगर नहीं भी मालूम है तो क्या किसानों को देने से पहले इसकी टेस्टिंग नहीं की जानी चाहिए थी? और अगर ये बीज नकली है, अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये सप्लाई किया है नकली बीज, इसे एक बड़ा अपराध घोषित करना चाहिए, क्योंकि किसानों की मेहनत से सीधे सीधे ये बड़ा खिलवाड़ है। कि आप सोचिए किसान कितनी मेहनत से खेती करता है, कितनी जद्दोजहद के साथ खेती करता है, उनको आप नकली बीज देते हैं। आप नकली बीज देकर ना सिर्फ उनको एक खराब बीज दे रहे हैं, बल्कि उनके खेती का वक्त भी आप खराब कर रहे हैं। आपने खुद कहा कि रिसोइंग में पता नहीं कितने किसान फिर से आ पाएंगे। तो जो सप्लायर है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने नकली बीज सप्लाई किया है? कार्रवाई ये होनी चाहिए कि एक सीड का बैग सोइंग करने के बाद अगर समझो 10 क्विंटल सोयाबीन आता है, तो जितने बैग उन्होंने बेचे हैं तो एक बैग को 10 क्विंटल के हिसाब से पैसे किसानों को देना चाहिए। दूसरा तो 1 एकड़ में 10 क्विंटल या 8 क्विंटल का जो एवरेज यील्ड आता है, उतने पैसे किसानों को मिलने चाहिए। वो कंपनी देना या सरकार देना और कौन देना, इससे हमको कुछ लेन देन है नहीं। किसानों का जो नुकसान हुआ है वो पूरे का पूरा नुकसान भर के निकलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। ओके, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया पाशा पटेल जी आपका, और डीएन पाठक साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आगे अब रास्ता है क्या। मामला बहुत बड़ा है, हालांकि इस मामले में जांच की मांग की गई है। जो जल संसाधन मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जांच की मांग की है। हालांकि शिवसेना की तरफ से ये कहा गया है कि कृषि मंत्री ने पहले ही जांच का भरोसा दिया है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। जो भी इस खबर को लेकर अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि जो भी ये नकली बीज सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं उसको बेनकाब किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। और ये बताने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अजय केडिया हैं और साथ ही हमारे साथ प्रियांक उपाध्याय हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजय जी, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, गोल्ड में अभी इस भाव पर कोई ट्रेड बन रहा है क्या? गुड इवनिंग मिथुन। डेफिनेटली पिछले 2-3 सेशन में हमने देखा है गोल्ड में हमने कोविड-19 के जो नए केसेस बढ़ रहे हैं सेकेंड वेव के, जिसके चलते गोल्ड में कंटिन्यू सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बट कोविड-19 के अलावा ऐसा कोई रीजन नहीं है जो प्राइजेस को सपोर्ट करे। इससे पहले हमने ये हफ्ते के अंदर $1790 का लेवल ऑलरेडी देखा हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने करीबन 48,500 का लेवल छूते हुए देख चुके हैं। तो आई थिंक आज शुक्रवार है, प्रॉफिट बुकिंग का डे रह सकता है, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में भी तेजी है। तो बाइंग साइड थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि 48 के ऊपर बाय करना थोड़ा सा रिस्की दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है आज के सेशन में अगर 48,250 तक का भी अगर बाउंस मिले, इस बाउंस में बेच के चलिए, 47,800 तक का लेवल गोल्ड में देखने में मिल जाएगा। ओके, ठीक है। प्रियांक जी, आपका क्या कमेंट है गोल्ड को लेकर? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? गोल्ड का जो है वो अपसाइड, बट शॉर्ट टर्म में हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि एक तेजी हो सकती है, और वो हुई भी। 48,500 के आसपास मुझे लगता है कि एक गैप रहना चाहिए एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। जब तक के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो मेरा मानना है कि एक करेक्टेड डिप आ सकती है टुवर्ड्स 47,700 से लेकर 47,000। मैं आऊंगा आपके पास, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। अजय जी, चांदी में क्या किया जाए? क्या सिल्वर में आज के लिए कोई ट्रेड लेना ठीक रहेगा या नहीं? देखिए, खास करके अगर चांदी की भी बात करें तो इंटरनेशनल में हमने देखा मच ऑफ द टाइम $18 के नीचे ही प्राइस ट्रेड कर रही है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हम 48,500 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। वॉलिटिलिटी बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, तो मुझे लगता है कि करीबन हमें अगर 48,400 के करीब अगर चांदी मिलती है तो वहाँ पे बेच के चलिए। 47,600 तक का लेवल
हम चांदी में भी देख पाएंगे। ओवरऑल देखिए लॉन्ग टर्म अभी भी कोविड-19 या अदर जो कंसर्न्स बने हुए हैं रिसेशन को लेकर या इकोनॉमी ग्रोथ को लेकर, ये कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर को लॉन्ग टर्म अभी भी पॉजिटिव देगा, बट हायर साइड पे मार्केट बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है सोने चांदी में जब तक बड़ा कोई इवेंट नहीं आता है या कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं रहता है, बेटर एक बार लॉन्ग से बचिए। मार्केट में करेक्शन ड्यू है, इस करेक्शन के बाद ही लेके चले। तो सोने और चांदी में आज हायर साइड पे वापस बेच के ही चलना चाहिए। ठीक है, क्रूड पर क्या कमेंट है आपका प्रियांक उपाध्याय जी? क्रूड में क्या करना चाहिए? क्रूड में भी मुझे लगता है कि 2980 लेके 3030 ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, और जब तक ये रेजिस्टेंस रहता है तो एक डिप दिखता है टुवर्ड्स 2800 2750। तो यहाँ से बाइंग की पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए ट्रेडर्स को, सेल रैलीज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई क्रूड की। बेस मेटल का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है केडीए जी? देखिए बेस मेटल में हमने मंथ स्टार्ट जब हुआ था तब से ही हमने देखा मार्केट में काफ़ी अच्छी तेजी थी। उसके बाद हम भी उम्मीद कर रहे थे कि प्राइजेस में एक गिरावट आनी चाहिए। तो ऑलरेडी पिछले 2-3 दिनों में हमने बार बार में हायर साइड से प्राइजेस में गिरावट जरूर आते हुए देखी, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा था। उसका मुख्य कारण था कोविड-19। काफ़ी माइंस के अंदर, खास करके चिली में एस्कोड़ा माइन है, यहाँ पे जो पॉजिटिव केसेस है वो काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं, जिसके चलते माइन का जो आउटपुट है वो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हुआ है। सप्लाई कंसर्न्स को देखते हुए प्राइजेस में एकाएक पिछले 2 सेशन में हमने तेजी आते हुए देखी है। तो टाइमिंग मुझे लगता है, एक तो चाइना मार्केट बंद था जिसके चलते उम्मीद थी कि प्राइजेस में दबाव आएगा, बट ऐसा ज़्यादा मेजर दबाव नहीं आया जिसमें। और जो कोविड-19 की वजह से जो सप्लाई कंसर्न्स बना है उसके चलते मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहकर बाइंग की जा सकती है, क्योंकि कॉपर 450-55 का लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ होल्ड कर रखा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि कॉपर की अगर बात करें तो 460 का लेवल तोड़कर 64-65 तक दिखा सकता है। जिंक ने फिर से 164-65 के करीब आया है, अगर ये मेंटेन हो जाता है तो आई थिंक 170 तक का भी लेवल दिखा देगा। पर ध्यान रखिए कोविड-19 की वजह से जो माइन में रेस्ट्रिक्शंस हुए हैं उसकी वजह से ये रैली आई है। इनकेस अगर वहाँ से कोई भी रीओपनिंग या केसेस में कमी आती है, ऐसा कुछ अपडेट आता है, तो थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड कीजिए। बट अगले 2-3 सेशन में मुझे लगता है चाइना भी मंडे से चीज़ें वापस रिवैम्प करेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगला 2 से 3 सेशन पॉजिटिव रह सकता है बेस मेटल के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है रमेश का, राजस्थान से। पूछिए रमेश। मैं केडीएस से बोलना चाहता हूँ कि ग्वारगम क्या बाइंग का लेवल क्या होगा और क्या स्टॉप लॉस लगाना होगा? ग्वारगम का बाइंग का लेवल क्या होगा अजय जी बताइए, स्टॉप लॉस कहां पर लगाना चाहिए? देखिए पिछले हफ्ते भी हमने कहा था कि गवार सीट गवारगम दोनों ही काउंटर्स पे ना एक ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि गवार सीट जिस ढंग से 3600 के ऊपर मेंटेन है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। वहीं गवारगम भी मुझे लगता है कि 5400 के ऊपर भी अगर होल्ड करता है तो इमीडिएट टारगेट तो इनको 5680 का है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 5600 के ऊपर अगर होल्ड हो जाता है तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 6200 से 6250 तक का लेवल अगले हफ्ते में गवार देखने मिल जाएगा। ओके, अगला सवाल निशांत का है, यूपी से। पूछिए निशांत जी। नमस्कार मित्र जी। नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल अजय केडिया जी से है। मैं अजय केडिया जी से पूछना चाह रहा था कि कॉपर में सर मैंने 2 लॉट लॉन्ग कर रखे हैं 452 रुपए में जुलाई कॉन्ट्रैक्ट। तो सर उसमें मेरे को कहाँ तक होल्ड रखना चाहिए? और मेरा सर क्रूड लॉन्ग है 150 में, तो सर मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? कॉपर और क्रूड, ये इन 2 कमोडिटी में आप जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, बताइए अजय जी। जहाँ तक मैंने सुना इनके 2 लॉट है तो बेटर है 1 लॉट को प्रॉफिट बुक कीजिए, बिकॉज मैंने पहले भी हफ्ते में कहा था कि कॉपर की जो रैली हुई है 400 से 450 का पिछले मंथ में होते हुए देखा है हमने। कहीं ना कहीं ऊपर से एक कंसर्न है कि प्रॉफिट बुकिंग फिर से मिल जाएगा, क्योंकि यूएस चाइना के बीच में भी तनाव बढ़ा है और जो डेटा पॉइंट हमने पिछले 1 महीने में आते हुए देखे वो प्राइजेस ऑलरेडी डिस्काउंट कर गया है। हाँ, पिछले 2 दिन में हमने कोविड-19 के जो नए केसेस माइंस में आते हुए देखे जिसके चलते ये तेजी आई है। तो आई थिंक एक प्रॉफिट बुक कर लीजिए लॉट्स को, और सेकंड होल्ड रखिए विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ
54। जब तक 454 का लेवल नहीं तोड़ता है, पॉसिबिलिटी है 64-65 तक का भी लेवल दिखा दे, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मस्ट रहेगा क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवर स्ट्रेच कर चुका है बेस मेटल में, खास करके कॉपर का। वहीं अगर दूसरी कमोडिटी हम क्रूड ऑयल की बात करें तो जो ओपेक नॉन ओपेक मेंबर ने प्रोडक्शन कट की हिमायती की है, उसके बाद प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। पर ध्यान रखिए कोविड-19 के सेकंड वेव के चलते डिमांड, एनर्जी डिमांड में वापस कंसर्न्स बन रहा है, क्योंकि रिसेंटली अभी आईएमएफ के भी जो डेटा आए हैं, जहां -3% से जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी को रिवाइज करके -4.9 दिखा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि आगे जाकर भी डिमांड में ड्रॉप आ सकता है। बट पिछले कुछ दिनों में हमने क्रूड में कोई ऐसी भारी गिरावट आती हुई नहीं देखी, जो गिरावट आती भी है वो रिकवर कर जाती है। तो ब्रेंट क्रूड पे ध्यान रखिए, जब तक $40 के ऊपर मेंटेन है, $44, डेट मीन डोमेस्टिक मार्केट में 3150 तक के भी भाव हम देख पाएंगे। आज के लिए 29-29-20 अच्छा रेंज है, यहाँ पे बाइंग कीजिए। छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 2860 का, जो इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है कि करीबन 3000 से लेकर 3040 तक का लेवल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश का, सदलपुर से है हमारे साथ। पूछिए कैलाश। नमस्कार सर। सर ये कॉपर में अभी 64-65 का टारगेट दे रहे हैं कोविड-19 के, तो ये नीचे में कितना जा सकता है और ऊपर में, वैसे तो कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता, फिर भी ऊपर में कितना, नीचे में क्या रेंज रहेगी इसकी सर? बताइए प्रियांक जी, कॉपर में आपको क्या लगता है आगे का आउटलुक? जिस तरह का बाइंग मोमेंटम हमने देखा है लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से, और 450 के ऊपर कंफर्टेबल ट्रेड हो रहे हैं, नो डाउट शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी बाई का दिखता है। बट जिस तरह से रैली हमने देखी है, कंटिन्यूस रैली 420, 430 से 460 के भाव हो चुके हैं, तो ओवर स्ट्रेच है करंट लेवल्स पे। बट स्टिल मैं कहूँ 50 टू 450 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ट्रेंड ऊपर का रहेगा, और 460 टू 464 के टारगेट। ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखें। कॉपर में 459 रुपये 60 पैसे का लेवल है अभी कॉपर में, करीब करीब 4 रुपये की तेज़ी के साथ इस वक्त ट्रेड हो रहा है। अगला सवाल राकेश का है, मुंबई से। पूछिए राकेश। सर मैंने 5 गोल्ड बाई कर रखा है 48,300 से, और मैंने होल्ड कर रखा है, मुझे लॉस बुक नहीं करना है, मुझे प्रॉफिट करना है, तो मेरे भाव से कब क्रॉस कर जाएगा ये? बताइए प्रियांक जी, 48,300 पर इनकी बाइंग है, और ये कह रहे हैं कि ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये नुकसान में नहीं बेचना चाहते हैं, तो क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? देखिए मेरे हिसाब शॉर्ट टर्म ट्रेंड गोल्ड हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर हम देखें 48,500, इनफैक्ट 48,000 के ऊपर जब भी जाता है सेलिंग प्रेशर दिखता है। मेरा मानना है कि 48,500 के ऊपर ये जब चलेगा काउंटर, तभी जाके बड़ा मूव 500 टू 1000 और आगे से लगेगा। और जब तक होती है तब तक मुझे लगता है कि प्रेशर है। ठीक है, ओके। और फिर से एक बार हम रिविजिट कर सकते हैं 47,600, 47,600 के लेवल। तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे मैं उनको एग्जिट की सलाह दूंगा। ठीक है, ओके। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आपकी पहली कॉल अजय केडिया जी। मुझे लगता है कि बुलियन में जिस ढंग से हमने हायर लेवल्स पे थोड़े रेस्ट्रिक्शंस आते हुए देखिए बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे लगता है कि चांदी को हायर लेवल्स पे बेचना चाहिए 48,400 के करीब, जो डाउन साइड में 47,600 तक का लेवल दिखा सकता है। आपकी कॉल प्रियांक। कॉपर में रहेगी पे खरीदारी कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 460 टू 463। ठीक है, आपकी आखिरी कॉल अजय जी। क्रूड में हमने वॉलिटिलिटी जरूर देखी है, बट आई थिंक 2920 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर 2920 के ऊपर प्राइसेस होल्ड करते हैं तो हमें बाय करके चलना चाहिए। 2860 का स्टॉप लॉस रहेगा। अप साइड में हमें लगता है 3000 से 3020 तक का एक उछाल देखने को मिल सकता है। ये प्योरली इंट्राडे में ट्रेड करना चाहिए क्रूड में।
चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रियांक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।